अब देखते हैं नर्नेस्ट समीकरण। तो नर्नेस्ट वैज्ञानिक था, उसने देखा कि अगर जो स्पीसीज है उनकी सांद्रता कुछ भी हो जाए, जैसे कि एक इकाई होना जरूरी नहीं है, अगर उनकी सांद्रता कुछ भी हो जाए तो उनका इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालना है। तो उसके लिए एक समीकरण दिया। तो ध्यान देना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक अभिक्रिया हो रही है, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। यहां पर ये इसका अपचयन हो रहा है धातु का, ये M जो है वो मेटल को दर्शा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर धातु में अपचयित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर, सांद्रता कुछ भी हो जाए, भले एक इकाई होने की जरूरत नहीं है, किसी भी सांद्रता पर मानक इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो मापा गया इलेक्ट्रोड विभव है, उसका जो मान है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, समीकरण दिया, उसका नाम पड़ा नर्नेस्ट समीकरण। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो मापा गया इलेक्ट्रोड विभव है वो मिला, वो दिया यहां पर E Mn प्लस ऑब्लिक M। ये M जो है यहां पर ये मेटल यानी धातु को निरूपित कर रहा है, और यहां से ये जो है ये अपचयन को दर्शा रहा है यहां पर। तो ये आयन है धातु का, और यहां पर ये धातु सॉलिड रूप में है, ठोस अवस्था में, बराबर ये होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसका हमने डिस्कस पहले कर लिया है एक इकाई सांद्रता के संदर्भ में या उसके ऊपर। माइनस RT बटा NF ln। ln क्या है? ये होता है नेचुरल लॉग। तो ln का ध्यान रखना है कि ln जो है वो होता है नेचुरल लॉग होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln x है अगर तो log EX। तो ये लघुगणक है और E यहां की आधार है। तो ln हो गया नेचुरल लॉग या नेचुरल लघुगणक, और ऊपर लेंगे यहां पर जो उत्पाद है यहां पर MS धातु ठोस अवस्था में, और नीचे लेंगे जो इसका अभिकारक है, जो जिसका अपचयन हो रहा है आयन का, वो ले लिया नीचे। तो ये जो है वो एक नर्नेस्ट समीकरण, इसको इस रूप में दर्शाया किसने? नर्नेस्ट ने। अब ध्यान देना, ठोस अवस्था में कोई भी धातु है अगर, तो उसकी जो सांद्रता होती है उसको एक इकाई माना जाता है। तो यहां पर MS जो है वो ठोस अवस्था में है, तो इसकी जो सांद्रता है उसको एक इकाई लेंगे। ये बड़े कोष्ठक में जो दिखा रहा है यहां पर, ये दिखाता है सांद्रता को, और नीचे जो बड़े कोष्ठक में ले रखा है यहां पर Mn प्लस AQ, ये भी आयनों की सांद्रता को दर्शा रहा है, धातु के आयनों की सांद्रता को। तो देखें यहां पर इसको आगे लिया, क्योंकि हमने जो माना है यहां पर जो MS है वो धातु है, और ठोस अवस्था में किसी भी धातु की या किसी भी पदार्थ की जो सांद्रता होती है वो एक इकाई होती है। तो यहां पर ले लेंगे हम एक, तो यहां ले लिया हमने एक, बाकी सारा सब कुछ सेम है एकदम। अब देखो R क्या है? R जो है वो गैस नियतांक है, और उसका मान होता है 8.314। वही पीछे मात्रक हो गया जूल ये केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। और F जो है इसे बोलते हैं फैराडे स्थिरांक, जिसका मान होता है 96,500। हालांकि एक्यूरेट जो मान होता है वो होता है 96,487, जिसको हम 96,500 के रूप में ले लेते हैं। ये एक मोल जो है उसके ऊपर आवेश का मान है। T जो ताप है यहां पर वो है 298 केल्विन। अब देखो N का मतलब है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, अपचयन की कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां पर ये N है। तो देखो यहां पर ये सारे मान जब रखेंगे इसके अंदर, और नेचुरल जो लॉग है उसको अगर 10 की आधार वाले लॉग में बदलेंगे, देखो नेचुरल ln का मतलब हो गया नेचुरल लॉग, तो उसकी आधार होती है E, और E वाले आधार के जो लॉग है उसको अगर 10 वाले आधार में बदलेंगे तो आगे गुणा करना पड़ेगा 2.303। तो इसको बदला किसमें? लॉग में। अब इसमें या इसमें फर्क क्या है? ये जो होता है इसकी आधार E होती है, और
ये जो है इसकी आधार 10 होती है। तो ई वाली आधार वाले लोग को अगर 10 वाले आधार में बदलेंगे तो आगे 2.303 से हमें गुणा में लगाना पड़ेगा। अब देखो इसको बदला किसमें, log आधार 10 में, तो ये मान आ गया हमारे पास में 2.303 और r का जो मान है वो यहां से ले लिया 8.314 और T जो है वो है 298 केल्विन, यानी कमरे का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर केल्विन में करेंगे तो ये मिलेगा। और बटे में n को रहने दो n ही, और F जो है उसका मान ले लिया 96,500। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.059। तो इसकी कैलकुलेशन मिली हमें 0.059 बटे में n पड़ा है और log 1/mn जो है प्लस में इसकी सांद्रता दर्शाई गई है। तो ये जो है वो नर्नेस्ट इक्वेशन है। अब इसके आधार पर हम कॉपर और जिंक के लिए और बाकी किसी भी सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण बना सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, किसी भी धातु के लिए हम काम में ले सकते हैं। m यहाँ पर धातु को दर्शा रहा है, यहाँ कॉपर ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, Ag ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो इसके ऊपर क्या है, समीकरण बनता है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बन जाता है इसके ऊपर। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए। अब देखते हैं कि कॉपर और जिंक की बात करें तो उसके लिए नर्नेस्ट समीकरण क्या बनता है। जैसे कि डेनियल सेल की बात करें अगर, तो उसमें कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि नर्नेस्ट समीकरण कैसा बनता है। डेनियल सेल के लिए अगर हम नर्नेस्ट समीकरण निकालें जिसमें कॉपर और जिंक जो आयन है उसकी सांद्रता कुछ भी हो सकती है, तो देखें इसमें जो कैथोड होता है डेनियल सेल में वो होता है कॉपर का और एनोड होता है जिंक का। तो कैथोड के लिए अगर हम नर्नेस्ट समीकरण बनाएं तो यहां पर हो जाएगा Cu2 प्लस Cu, जैसे हम ले रहे थे पहले Mn प्लस, तो M तो दर्शाता है धातु के प्रतीक को और N दर्शाता है उसकी संयोजकता को, और तो ये हो गया Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर E0। ये हो गया कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर ये लेंगे माइनस RT/N, N का मान यहां पर 2 है, इनकी जो संयोजकता है वैलेंसी है वो यहां पर आ जाएगा 2, तो RT/2F Ln। और इसमें जो आयन है कॉपर आयन है, तो कॉपर आयन की सांद्रता यहां पर आ जाएगी। एनोड के लिए बात करें तो एनोड बना होता है जिंक का, तो उसके लिए सेम जहां पर ये Cu किया हुआ है इसमें अगर हम Zn कर देंगे Zn2 प्लस Zn, तो हमें मिल जाएगा ये एनोड के लिए सेम डिटो रहेगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, बस कॉपर और जिंक का फर्क है। तो ये बन गया जिंक के लिए यानी एनोड के लिए नर्नेस्ट समीकरण, और ये बन गया कैथोड के लिए नर्नेस्ट समीकरण। और यहां पर कॉपर के आयनों की सांद्रता है और यहां पर जिंक के आयनों की सांद्रता है। अब देखो हमें सेल विभव निकालना है, तो सेल विभव जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल। आर का मतलब होता है जो दाएं पक्ष का जो इलेक्ट्रोड होता है वो उसका इलेक्ट्रोड विभव, और बाएं पक्ष का जो होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव। तो डेनियल सेल में दाईं ओर होता है कॉपर और बाईं ओर होता है ये जिंक, यानी कॉपर जो है वहां पर अपचन हो रहा है और जिंक जो है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो उच्च विभव पर है कॉपर और निम्न पर है जिंक, तो उच्च विभव माइनस निम्न विभव। अब जो समीकरण 3 आया है, इस समीकरण 3 में 1 और 2 का मान रख देंगे, क्योंकि ECU2 प्लस का मान ये रहा, ये पूरा मान है, इसको यहां रखेंगे, और EZN2 प्लस का जो मान है वो यहां से उठा के यहां रख देंगे। तो देखें ये समीकरण 1 और 2 को समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां मिलेगा हमें, देखो जहां पर ये आ रहा है वहां पर आ गया इसका ये वाला मान, तो यहां तक हमें ये प्राप्त हुआ। और Zn2 प्लस यानी इसका जो मान रखेंगे वो ये मान है। अब माइनस है यहां पर, तो ये तो हो जाएगा माइनस में, तो ये वाला माइनस में आ रहा है, और इसका जो माइनस है वो इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा प्लस का, तो यहां हो गया ये प्लस।
तो यहाँ प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि फॉर्मूले में ये वाला माइनस जो है, जब इसका मान रखेंगे ये वाला यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखो, इनको और इसको आगे ले लो पास पास में, तो ये हो गया देखो ई सेल बराबर ई नोट Cu2 प्लस Cu माइनस, ये माइनस का है, और ई नोट Zn2 प्लस Zn। तो ये हमने ले लिया। अब देखो, ये और ये दोनों, इसमें RT बटा 2F कॉमन आ रहा है, तो इनमें से हमें RT बटा 2F तो कॉमन लेना है, और बाकी माइनस प्लस का देखते हैं, माइनस प्लस में क्या कॉमन लेना है हमें। तो वो हमारे हाथ में कि हम प्लस का कॉमन लें या माइनस कॉमन लें। तो यहां हम ले रहे हैं ये जो RT बटा 2F है माइनस का, ये बाहर ले रहे हैं, तो ये माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा RT बटा 2F, और कोष्ठक के अंदर बच जाएगा एक तो ln का ये, तो ये है देखो ln 1 बटा Cu2 प्लस AQ, और ये यहां पर प्लस का है, अब इसका माइनस हमने बाहर ले लिया, RT भी बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का ln 1 बटा Zn2 प्लस AQ। तो ये हमने यहां पर ले लिया। अब ये लघुगणक है, तो लघुगणक में एक फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि सूत्र लिखा देता हूं, इसको अलग बॉक्स बना के लिख देना। पहला है कि log या ln, यहां पर m प्लस log n है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो log m गुणा n, और अगर log m माइनस log n है, माइनस आ रहा है, तो इसको ले लो ऐसे log m बटा n, बटम लेना है। और अगर log m की पावर n है, तो जो पावर आ रही है, घात आ रही है, उसको आगे ले लो, तो ये हो जाएगा n log m। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी इसमें ऐसा कोई खास नहीं है। और चौथे नंबर पर है कि log अगर m बटा n है, तो इनको अगर आप उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा log n बटा m। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहां पर लगाएंगे। m यहां पर ये है 1 बटा Cu2 प्लस AQ, और n जो है माइनस में वो ये है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसके ऊपर लागू करेंगे, तो हमारे पास देखो क्या रिजल्ट आता है अभी। तो देखें, ई सेल बराबर यहां पर जो आया हमारे पास में इन दोनों का, वो मिल गया हमें ई नोट सेल, सेल का मानक विभव मिल गया हमें। तो ये मानक सेल विभव मिल गया हमें, इन दोनों का कंबाइन कर दिया हमने, पूरा ही सेल बन गया यहां पर। माइनस में RT बटा 2F, और वो जो फॉर्मूला बताया मैंने वही लगाना हमें। तो ln m का मान आ गया ये, तो 1 बटा Cu2 प्लस AQ, और बट्टे में आ गया 1 बटा Zn2 प्लस AQ। अब देखो, ये बटे वाला ये घूम के जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस में RT बटा 2F, ये दो है यहां पर, और
ln, ये ऊपर गया तो हो जाएगा Zn2 प्लस AQ, और बट्टे में इसकी जरूरत नहीं है कोष्टक की, और बट्टे में आ जाएगा Cu2 प्लस AQ। तो ये समीकरण हमें मिला है डेनियल सेल के लिए, जो हमें याद रखना है। अब अगर आर टी एफ के मान रखें तो ये 0.059 आ जाएगा ऊपर, और नीचे पड़ा रहेगा 2। तो देखते हैं यहाँ पर इनके मान रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, इसको यहाँ कर लेते हैं नोट। तो समीकरण हो गया ये 4। तो देखें समीकरण 4 में आर टी तथा एफ का मान रखने पर हमें मिलेगा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 बटा 2 ln Zn2 प्लस AQ बटा Cu2 प्लस AQ। अब देखो ये जो मान आ रहा है वो जिंक और कॉपर की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखें यहां पर, यहां ई सेल जो है का मान Zn2 प्लस तथा Cu2 प्लस की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है वो ध्यान देना है कि यहां पर चिन्ह जो आ रहा है वो माइनस का है। अगर Zn के आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो इसमें से घटने वाला ज्यादा होगा, तो ज्यादा बड़ी संख्या घटेगी तो ई सेल घटेगा, यानी Zn आयनों की सांद्रता बढ़ने पर ई सेल घटेगा, और कॉपर के आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो ई सेल बढ़ेगा। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं यहां पर, यह है Cu2 प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है तथा Zn2 प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि बट्टे में आ रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो इसमें से माइनस कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें ई सेल अधिकतम मिलेगा, और Zn2 प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो माइनस ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ई सेल कम होगा। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, और इसी तरह हमने डेनियल सेल का जो निर्णय समीकरण लिखा है वो हमें याद रखना है। बाकी किसी भी समीकरण के लिए हमें डेनियल सेल का जो या किसी और सेल के बारे में निर्णय समीकरण पूछ सकते हैं। तो लघुगणक के कुछ फॉर्मूले बेसिक जो याद रखने हैं, और यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि ln नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने जब ये 0.59 लिया है उसमें जो ln है उसको हमने चेंज कर दिया, किसमें ln x जो है उसको बदल दिया हमने 2.303 log आधार 10 x। तो यहाँ पर 2.303 जो है वो भी इसके अंदर शामिल है कैलकुलेशन में, तो यहां कर देना आप log, बस ये ध्यान देना है। यहां तक ln रहेगा, और बाकी ये सारे मान रखने के बाद में हमें मिला है 0.059। ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर यहाँ ln नहीं करना है, log करना है। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।